तो चलिए आज बिहार की सरकारी नौकरियों के उस मायाजाल को समझने की कोशिश करते हैं जहां एक तरफ लाखों रोजगार देने के बड़े बड़े वादे हैं तो दूसरी तरफ एक ऐसा सिस्टम है जिस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देखते हैं कि इस कहानी की परतें हटाने पर क्या सामने आता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही आकर्षक वादे से। बिहार में 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा। अब ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि राज्य के लाखों नौजवानों के लिए एक उम्मीद की रोशनी जैसा लगता है। पर यहीं से असली सवाल शुरू होता है। क्या ये सच में नई नौकरियां हैं या फिर ये सिर्फ आंकड़ों का एक कॉम्प्लिकेटेड सा खेल है? क्योंकि जब हम इन दावों को खंगालते हैं तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है जो काफी पेचीदा है। इस पूरे मुद्दे की जो पहली और शायद सबसे बड़ी कड़ी है वो है भर्ती प्रक्रिया में वेटेज कर खेल। ये एक ऐसा सिस्टम है जो नई और काबिल उम्मीदवार खासकर फ्रेशर्स के लिए रेस शुरू होने से पहले ही दरवाजे लगभग बंद कर देता है। तो ये वेटेज सिस्टम आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक पॉलिसी है। इसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी उन लोगों को 25 एक्स्ट्रा मार्क्स देता है जो पहले से सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। हर साल के एक्सपीरियंस के लिए 5 नंबर और ज्यादा से ज्यादा 25 नंबर तक। अब ये काम कैसे करता है, जरा इसका गणित समझिए। मान लीजिए एक फ्रेशर है, बहुत मेहनत करके 75 में से 70 नंबर लाता है, शानदार स्कोर, पर उसे एक्सपीरियंस का वेटेज मिलता है 0, तो उसका फाइनल स्कोर हुआ 70। अब दूसरी तरफ एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला उम्मीदवार है, वो परीक्षा में सिर्फ 50 नंबर लाता है, लेकिन उसे 5 साल के अनुभव के पूरे 25 वेटेज मार्क्स मिल जाते हैं। उसका टोटल स्कोर हो गया 75। नतीजा, कम नंबर लाने के बावजूद वो जीत गया। सोचिए, 75 नंबर के रिटन एग्जाम में 25 नंबर का वेटेज, ये तो 1/3 मतलब 33% से भी ज्यादा की सीधी बढ़त हो गई। ये तो वैसे ही है कि किसी को रेस शुरू होने से पहले ही फिनिश लाइन के पास खड़ा कर दिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये सिस्टम असल में नई नौकरियां पैदा ही नहीं कर रहा, ये तो बस पहले से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को परमानेंट करने का एक जरिया बन गया है। एक तरह से ये मौजूदा वर्कफोर्स की रिसाइकलिंग है। जो पहले से सिस्टम में है उनके लिए एक आसान रास्ता और नए टैलेंट के लिए बंद दरवाजा। अब सवाल ये भी उठता है कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सिस्टम में आते कहां से हैं? और यहीं हम पहुंचते हैं इस मायाजाल की दूसरी परत पर। एक ऐसी प्रशासनिक रणनीति जो कर्मचारियों को जानबूझकर परमानेंट होने ही नहीं देती। इस रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है आर्टिफिशियल ब्रेक। ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर है बहुत आसान। ये बस नौकरी के बीच में एक छोटा सा जानबूझकर दिया गया गैप होता है, जैसे सिर्फ 1 दिन का। और ये 1 दिन का ब्रेक इसलिए दिया जाता है ताकि कर्मचारी की नौकरी की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी टूट जाए और वो कभी भी परमानेंट नौकरी का दावा न कर सके। देखिए, इसकी प्रक्रिया कितनी सीधी है। विभाग, खासकर राज्य स्वास्थ्य समिति जैसी संस्थाएं, कर्मचारियों को 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर रखती हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, 1 दिन का ब्रेक दिया जाता है और फिर अगले दिन से एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू। बस उस 1 दिन के ब्रेक की वजह से उनकी सर्विस लगातार नहीं मानी जाती और परमानेंट होने के लिए जो 10 साल की शर्त है वो घड़ी बार बार 0 पर आकर रीसेट हो जाती है। तो इस पूरी तिकड़म के पीछे का असली खेल क्या है? असल में ये सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम फैसले, जिसे उमा देवी जजमेंट कहते हैं, उससे बचने का एक तरीका है। उस फैसले में साफ कहा गया है कि किसी को पक्का करने के लिए उसे एक सैंक्शन्ड पोस्ट यानी स्वीकृत पद पर लगातार 10 साल काम करना होता है। और ये आर्टिफिशियल ब्रेक वाला सिस्टम ये पक्का करता है कि ये शर्तें कभी पूरी ही ना हो पाएं। पर रुकिए, कहानी और भी गहरी है। जब हम इस भर्ती प्रक्रिया में प्राइवेट कंपनियों के रोल को देखते हैं तो मामला और संगीन हो जाता है। आरोप ये हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती एक ऑर्गेनाइज्ड पे टू प्ले स्कीम बन गई है, मतलब पैसे दो और नौकरी लो वाली योजना, जिसमें प्राइवेट फर्में और अधिकारी मिले हुए हैं। जांच रिपोर्टों का यह हिस्सा इस कथित भ्रष्टाचार की एक छोटी सी झलक देता है। इसमें साफ बताया गया है कि कैसे एक कंपनी ने सरकारी अधिकारियों को रिश्वत और महंगे महंगे तोहफे देकर पूरी भर्ती प्रक्रिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था। और ये टेबल उन आरोपों को और भी साफ कर देती है। स्वास्थ्य विभाग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेकर बीईएलटीआर, जो कि राज्य की आईटी भर्ती एजेंसी है, और एम्स पटना के अधिकारियों तक कथित तौर पर लाखों रुपए कैश और 50-50 ग्राम के चांदी के सिक्के दिए गए। इल्जाम यही है कि नौकरियां बेची और खरीदी जा रही थीं और ये उसकी कीमत थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरे सिस्टम को यूं ही चलने दिया जा रहा है। इससे चुनौती भी मिल रही है। हमारी न्यायपालिका ने इन नीतियों के खिलाफ एक बहुत जरूरी भूमिका निभाई है, जिससे ये पूरी लड़ाई एक कानूनी जंग का मैदान बन चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है
अभय कुमार पटेल केस। 2019 में बीपीएससी ने असिस्टेंट इंजीनियर्स की भर्ती निकाली। नियम साफ थे, सिलेक्शन सिर्फ एग्जाम के नंबरों पर होगा। लेकिन 2022 में भर्ती प्रक्रिया के बीच में ही सरकार ने अचानक नियम बदल दिए और एक्सपीरियंस वेटेज को ले आई। मामला कोर्ट पहुंचा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव को ही रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोहराई। खेल शुरू होने के बाद आप खेल के नियम नहीं बदल सकते। ये फैसला सरकारी भर्तियों में निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आखिर इस पूरे भर्ती मॉडल की असली कीमत क्या है और कौन चुका रहा है? ये सिर्फ आंकड़ों या कानूनी लड़ाइयों की बात नहीं है। इसका सीधा असर बिहार के लोगों, वहां की संस्थाओं और राज्य के भविष्य पर पड़ रहा है। इसका नुकसान हर तरफ दिख रहा है। एक तरफ मेरिट और निष्पक्षता का गला घोटा जा रहा है, जिससे काबिल फ्रेशर्स सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। दूसरी तरफ कानूनी लड़ाइयों की वजह से हजारों पद सालों साल से खाली पड़े हैं। नतीजा, नौकरी के उम्मीदवार सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं की क्वालिटी गिर रही है। और हद तो तब हो जाती है जब विरोध करने वालों को ही सरकारी नौकरियों से बैन करने की धमकी देकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। ये बार चार्ट देखिए, ये हालात की गंभीरता को दिखाता है। 2022 तक बिहार में कागजों पर 3,75,000 से ज्यादा स्वीकृत पद खाली थे, लेकिन जमीनी हकीकत पर असल जरूरत 6 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों की थी। मतलब जितनी नौकरियां आधिकारिक तौर पर खाली हैं, असल कमी उससे लगभग 2 गुनी है। और ये खाई सीधे सीधे राज्य के विकास पर असर डालती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब कोई राज्य सिर्फ पहले से काम कर रहे लोगों को ही घुमा फिराकर नौकरी बनाने का दावा करता है, तो वो असल में क्या बना रहा है? अवसर या फिर निराशा? एक मजबूत वर्कफोर्स या फिर एक खोखली व्यवस्था?